हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका, मतलब इन सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपका अध्याय नंबर 1 जीव विज्ञान वाली प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जीव विज्ञान क्लास 12 वर्ष 2021 के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की हुई है उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को जो भी जितने मैं बता जाता हूँ को बिना समय के बाद नोट भी करते चलना है साथ में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपन बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन ब्लूप्रिंट के दर्शन यहाँ पर कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट के दर्शन करने पर सबसे पहले अपन को क्या मिलता है, जनन में से आपका इकाई नंबर जो एक है इसमें से आपका आएगा 16 नंबर का पूरा। इनमें से 7 रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 3 रहेंगे 2-2 अंक के और एक रहेगा एक रहेगा 3 अंक का प्रश्न। तो टोटल आपके यहाँ पर ऐसे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 3 हो जाएंगे आपके 2-2 अंक के और एक हो जाएगा 3 अंक का, मतलब 4 हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर अपन जो देख सकते हैं कि जो आपका जो बुक है जीव विज्ञान की, उसमें से आपके 1, 9 और 16 अध्याय आप लोगों के हटा दिए गए हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विषय सूची दी हुई है और हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जीवों में जनन को पाठ्यक्रम से हटा दिया, अध्याय 1 को आपका पाठ्यक्रम से हटा दिया गया बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर उसके बाद अपना अध्याय नंबर 2 आता है। अध्याय नंबर 2 में दिया हुआ है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसका पूरा सॉल्यूशन ही हमें आज देखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, घर पर बैठ करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन बैंक स्कूल से मिल चुकी तो ठीक है, अगर नहीं मिली हुई है तो आप PDF वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, विमाश पोर्टल पर जाकर, ठीक है। सीधा आपको जाना विमाश पोर्टल पर और वहाँ पर जाकर सर्च कर देना है। गूगल पर जाकर विमाश पोर्टल पर जाना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद अपन यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, मतलब जो इनमें से क्वेश्चन रहेगा, जो इसका जो फर्स्ट रहेगा, कच्चे नारियल का पानी है। तो कच्चे नारियल का पानी क्या है दोस्तों, मुक्त केंद्र की भ्रूणपुष्प, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है बीज का परिवर्धन विकास कहाँ होता है, तो बीज का विकास होता है बीजांड में। उसके बाद आता है तीसरा दिया परागकोश के अंदर की भित्ति परत है तो क्या कहलाती है, टैपिटम। परागकोश के अंदर की भित्ति परत क्या कहलाती है, टैपिटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना अगला आता है, चौथा आता है पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इस ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा स्टारबर्गर ने। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है पाँचवा में जो दिया हुआ है द्वि निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वि निषेचन की खोज यहाँ पर दी हुई है नवासियन ने। तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लगाते चलना है, नोट करते चलना है मेरे साथ में ही। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। इसका ऑप्शन नंबर मतलब छठवा है पॉलीगोनम का भ्रूणकोश 8 केंद्रीय तथा 7 कोशिकीय होता है। उसके बाद आता है 7वां अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर अंगूर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद आता है 8वां इस केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर स्त्री केसर। उसके बाद आता है 9वां अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो अंजीर के पौधे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा उदंबरक पुष्पक्रम पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते से क्या क्या दिया हुआ है, इसका आपका राइट आंसर जल परागण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12। बेलिसेरियम किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल परागण, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। विकल्प देख लीजिए, अब वहाँ पर रिक्त स्थान देखते हैं। तो पहला जो अपना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सत्य फल का परिवर्धन खालिस्तान होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल अंडाशय से, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरा दिया हुआ है प्रांकुर में कॉलियोप्टाइल होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर में कॉलियोप्टाइल का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर का चोल। और उसके बाद अपना
पार्थेनियम, पार्थेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्लास, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट आता है छठवा आता है आवृतबीजी पौधों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो आवृतबीजी पौधों में आ जाएगा यहाँ पर छठवे का आंसर एनाट्रोपस। क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस, इसका राइट आंसर आ जाएगा एनाट्रोपस, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एनाट्रोपस के बाद आता है अपना सातवां आता है पोलिनियम किस पौधे में पाया जाता है। पोलिनियम किस पौधे में पाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है मदार आक। मदार एक ही बात है, आक बोल दीजिए, एक पौधा है उसका नाम है मदार आक, तो उसमें ये पाया जाता है। पोलिनियम किस पौधे में पोलिनियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है आठवां जाता है पुष्प के स्त्रीकेसर भाग क्या कहलाते हैं। जितने भी पुष्प के स्त्रीकेसर भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्तिकाग्र। पुष्प के स्त्रीकेसर जितने भी भाग होते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वर्तिकाग्र और इसके बाद आता है वर्तिका और या फिर अंडाशय, ठीक है। ये सभी होते हैं जो जितने भी होते हैं वर्तिका और अंडाशय, ये कहलाते हैं पुष्प के स्त्रीकेसर भाग मादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो क्या आता है नौवां। आवृतबीजी पौधों में सामान्यतः कितनी प्रतिध्रुव कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो नौवां आता है 3, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 10वां मूंगफली में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं मूंगफली में अनुन्मलीय पुष्प पाया जाता है। कौन सा पुष्प पाया जाता है? तो मूंगफली में अनुन्मलीय पुष्प पाया जाता है। उसके बाद आती है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा? पहले का आपका जो हो जाएगा, अपन मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं सही। पहला जो अपना हो जाएगा अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन फर्स्ट का आपका आ जाएगा भ्रूणपोष, नहीं सॉरी, तो पहले का आपकी दान नंबर से आ जाएगी अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनना। अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनना ऑप्शन नंबर द। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनना। यहाँ पर आप पूरी कोशिश करेंगे सही अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनना। उसके बाद आता है बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता क्या कहलाती है आप देख सकते हैं। इसका आपका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बहुभ्रूणता। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनना बहुभ्रूणता कहलाती है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनना बहुभ्रूणता कहलाती है। उसके बाद असंग जनन तीसरा की आपकी राइट आंसर हो जाएगा। असंग जनन कहलाता है बिना निषेचन के अलैंगिक जनन। उसके बाद आता है अनिषेक फलन चौथे का आपका आ जाएगा बीज रहित फल। उसके बाद आता है आभासी फल की आपकी हो जाएगी सेब, आभासी फल हो जाएगा सेब। उसके बाद आता है छठवा पुंज फल हो जाएगा आपका रस भरी मदार, ठीक उसी के सामने। उसके बाद आता है सातवीं का आ जाएगा अनानास, संग्रहित फल तो आ जाएगा आपका अनानास, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसका आपको दोस्तों इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सही जोड़ी आती है अपनी। आगे जो सही जोड़ी है तो पहले आपका दिया हुआ है, पहले की आपकी हो जाएगी दा नंबर से एनोमोफिली की आपकी आ जाएगी दा नंबर से वायु परागण। और उसके बाद आता है एंटोमोफिली की आ जाएगी ऑप्शन नंबर फा से और फोटो द्वारा परागण। उसके बाद आता है जूफिली में किसके द्वारा परागण होता है। तो इसके बाद अपन देख सकता है इसका आ जाएगा आपका तीसरे का आ जाएगा वायु द्वारा परागण। जूफिली में वायु द्वारा परागण होता है। उसके बाद चौथा आता है हाइड्रोफिली में क्या आता है जल द्वारा परागण, ठीक है। हाइड्रो अलग से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा कायर प्लोटोफिली। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छठवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा घोंगा द्वारा परागण, ठीक है, घोंगा द्वारा परागण। उसके बाद आता है छठवा मैनकोफिली नहीं ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। इसका गलत हो गया। पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा कायर प्लोटोफिली। पांचवे का आपका ऑप्शन नंबर 7 चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है। क्योंकि कुछ पौधों में कीटों द्वारा और पक्षियों के द्वारा भी परागण हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है परागण का।
उसके बाद आता है छठवें में आ जाएगा आपका घोंघा द्वारा परागण, मेल को पुली का घोंघा द्वारा परागण। उसके बाद आता है सातवां आ जाएगा ऑर्निथोथीरोप का आ जाएगा 7वीं का आपका हा, पक्षियों द्वारा परागण। उसके बाद आता है थेरोफिली आएगा 8वीं का, आज हो जाएगा आपका एक बचा है तो ई हो जाएगा इसका, स्तनधारियों द्वारा परागण, मतलब मानव भी हो सकते हैं। इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए अपन देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन सभी के सॉल्यूशन भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, हम सभी आपको बता देंगे, इन सभी के 20 के सभी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हो जाने दीजिए, और अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके भी रख लीजिए। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे के इन सभी के क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या है जो पिछली वीडियो है बायोलॉजी की, अगर वो आपने नहीं देखी है प्रश्न बैंक सोल्यूशन की, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख लेना कि है जो इसका मैंने सॉल्यूशन पिछली वीडियो में बता दिया था अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। अति लघु उत्तरीय जो जितने प्रश्न थे मैंने बता दिए थे, बस कुछ रह गए थे उनका भी आप देख सकते हैं। 10 वाला रह गया था टेपिटम किसे कहते हैं, तो टेपिटम का भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। टेपिटम पौष्टिक कोशिकाओं की एक विशेष परत है जो एथेर के भीतर फूल वाले पौधे की होती है, जहाँ स्पोरेंजेनस ऊतक और एथेर की दीवार बीच स्थित होती है। पहला क्या इसका हो जाएगा, 2 ही लिखने थे तो यहाँ से लिख सकते हैं। परागकण के पोषण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, टेपिटम किसे कहते हैं और इसके महत्व, ठीक है। और दूसरा महत्व क्या हो जाएगा, परागकोट के लिए अग्रदूतों का स्रोत है, ठीक है। उसके बाद 9वां आता है जो अपना 9वां रहता है आवासीय फल किसे कहते हैं, जो छूट गया था पिछली वीडियो में। और जिन फलों की रचना में पुष्प का अंडाशय के अतिरिक्त अन्य हिस्से भाग लेते हैं फल मतलब आवासीय फल कहते हैं, ठीक है। तो ये बार आपका हो जाएगा, जैसे उदाहरण में आएगा सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट। ये जो मैंने आपका बुक से ही आपका इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से एक बार देख लेना और आप भी मिला लेना। 100% सभी आंसर सही है। उसके बाद विपुंसन किसे कहते हैं 8वां, ये जो पिछली वीडियो में रह गए थे तो इस वीडियो में मैंने सब क्लियर करवा दिए थे। 8वां है विपुंसन, मादा जनक की पुष्पों से कलिका अवस्था में परागकोशों का चिमटी द्वारा काटकर अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। उसके बाद बैंगिंग, तो बैंगिंग के गलत परिकाग्र को अवांछित परागों से बचाने की क्रिया में बचाने की क्रिया मतलब प्रक्रम, बात एक ही है। प्रक्रम मैंने इसलिए लिख दिया है, क्रिया क्योंकि थोड़ा कठिन शब्द है तो क्रिया को ही अपन प्रक्रम बोलते हैं। तो वर्तिकाग्र का अवांछित परागों से बचाने की क्रिया को बैंगिंग, बचाने के प्रक्रम को बैंगिंग कहते हैं या फिर क्रिया को बैंगिंग कहते हैं। उसके बाद है और बाकी की सॉल्यूशन आप पिछली वीडियो में वॉच कर सकते हो, उसका मैंने अच्छे से बता दिया है। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला अपना क्या आता है, लघु बीजाणु की विभिन्न परतों को संक्षेप में लिखिए। तो लघु बीजाणु की विभिन्न परतों को संक्षेप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट है, सबसे पहले समझना पड़ेगा लघु बीजाणु धानी क्या है। तो आप देख सकते हैं एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी, और अपन देख रहे थे सॉल्यूशन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो सबसे पहले अपन देखते लघु बीजाणु धानी की परतों की संक्षेप में लिखना था। तो लघु बीजाणु धानी देखते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी, एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी, तो आगे बढ़ते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुदानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है और यह 4 भित्ति परतों में आवृत होती है। इसके जो 4 होते हैं, बाह्य त्वचा, उसके बाद आता है एंथाइस्थीसियम, उसके बाद आती है मध्यप्रत, उसके बाद 4 टेपिटम। उसके बाद ये जो है इसकी 4 भित्ति होती हैं, मतलब इनकी परतें बोला जाता है, इनको चारों परतें हैं। लघु बीजाणु धानी की 4 परतें होती हैं, वायत्वचा, एंथाइस्थीसियम और मध्यप्रत, और लास्ट वाली टेपिटम। जो लास्ट में होती है उसे कहते हैं टेपिटम। इनका एक क्रम है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्रम से ही लिखना। सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर दूसरा अंतः त्वचा, सबसे जो ऊपर रहेगी बाहर की तरफ वो बाह्य त्वचा है, बाहर मतलब बाहरी। अंतः त्वचा है जो स्थिसियम, मतलब बाहर की थोड़े अंदर है, एंथाइस्थीसियम। उसके बाद और बीच वाली है जो बीच वाली उसे मध्य परत बोलते हैं, और जो लास्ट है उसको टेपिटम, ठीक। उसके बाद इसका क्वेश्चन भी आपने देखा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, अगर वो वीडियो देखी होगी तो टेपिटम, बाह्य त्वचा, इन सभी को अब समझाना है। फर्स्ट आ जाता है टेपिटम, सॉरी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा क्या कहती है, बाह्य त्वचा कि बाह्य त्वचा वह है परागकोशों की सबसे बाहरी परत है जिसकी कोशिका लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होती हैं। तो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं लंबाई में कम होती हैं और चौड़ाई में अधिक होती हैं। उसके बाद आता है
थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाए। अंतःस्थितियम, अंतःस्थितियम को समझेंगे। यह वह त्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। जब परागकोश इस प्रपुटन के लिए तैयार होते हैं तो उस समय इनका विकास सर्वाधिक होता है, ठीक है। मतलब जब होते हैं जो परागकोश होते हैं, जब वो प्रफुटन मतलब जब वो फूटने लगते हैं, तब जब फूटने के लिए तैयार होती है तब इनका विकास सर्वाधिक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य परत। मध्य परत जो कहलाती है अंतःस्थितियम के ठीक नीचे मध्य परत कोशिकाएं 1 से 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। इन परतों की कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेपिटम। तो टेपिटम क्या कहता है? टेपिटम लास्ट वाली है, क्रम से ही लिखना है। उसके बाद आता है यह है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत है जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट आता है और यहाँ पर दूसरा आता है अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन आता है दूसरा, अनिषेक फलन। तो देखिए अनिषेक फलन क्या कहलाता है? अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं, प्रजाति मतलब फलों की प्रजातियां, अधिकतर फलों की प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी फलों की प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं और ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं, ठीक है। अनिषेक जनित फलन मतलब अनिषेक जनित फल, अनिषेक फलन, बात एक ही है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें बनाना था पुष्प की लंबवत काट का चित्र। तो एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का चित्र आप देख सकते हैं और यहाँ पर अपन देख सकते हैं सबसे पहले वर्तिका और बाह्यदल, ये जो होते हैं ये बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। ये कहलाते हैं अपने स्त्री केसर, ठीक, स्त्री केसर जनन के इस साइड बीच वाले तीनों। और इसके बाद आती हैं और पंखुड़ी हो जाएगी, एक बना देना, परागकोश भी आप बना देना, परागकोश, उसके बाद तंतु भी बना देना। ये जो होते हैं बाह्य त्वचा के ये मतलब पुरुष जनन तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट करते जाइए। उसके बाद चौथा आता है प्रश्न क्रमांक 4। तो ये वाला जो है सीन कैमरे की वजह से हो जाता है। उसके बाद आता है बहुभ्रूणता को संक्षेप में समझाइए। चौथा आता है बहुभ्रूणता को संक्षेप में समझाइए। तो बहुभ्रूणता को हमें संक्षेप में समझाना है, क्या है इसका बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या होती है आप देख सकते हैं कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण मतलब जो फल बनने वाला है उसी का जो भ्रूण, जब तक वो फल नहीं बनेगा उसे भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को ही अपन बहुभ्रूणता कहते हैं। उसके बाद आता है बहुभ्रूणता नींबू के पौधों में सर्वाधिक पाई जाती है। कॉनिफर्स की कई प्रजातियों में यह भी पाई जाती है क्योंकि इनके बीजांडों में कई स्त्री धानियाँ पाई जाती हैं। निकोसियाना में बहुभ्रूणता भ्रूण की वह त्वचा के मुकुलन के कारण पैदा होती है। इसके अलावा बहुभ्रूणता की परिस्थिति धान व गेहूं में भी पाई जाती है। और उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश तथा सभी अन्य निषेचित हो जाते हैं या जाइकोटा विभाजित हो जाए तब बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा होती है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। ये लीजिए मैं पूरा क्वेश्चन सहित एक पेज में कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट करते जाइए, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना सॉल्विया। अब छठवा आता है सॉल्विया में कीट परागण को समझाइए। सॉल्विया में एक कौन सा था, ये जब चौथा था तो फिर पांचवा कहाँ गया? तो पांचवा है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आता है छठवा, पांचवा आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है छठवा सॉल्विया में कीट परागण को समझाइए। तो सॉल्विया में कीट परागण को समझाना है तो इसमें आपको लिखना है क्या? सॉल्विया में कीट परागण। सॉल्विया के पुष्प में दलपुंज द्विओष्ठी होता है तथा इसमें दोनों पुंकेसर दलपुंज नाल से जुड़े रहते हैं। सॉल्विया में योजी जोड़ा होता है अतः परागकोश की पॉलियाँ इसके दोनों सिरों पर स्थित होती हैं जिनमें से एक बंद होती है। ऊपरी सिरे की पॉली बड़ी बात क्रियाशील होती है। मकरंद की खोज में जब कीट निचले सिरे पर बैठता है तथा मकरंद के नीचे जैसे ही बंद प्लेट की ओर ढकेलता है तो योजी के दूसरे सिरे
पर स्थित उर्वरक परागकोश पाली के कीट की पीठ से टकराने से उस पर परागकण चिपक जाते हैं तब यह कीट मकरंद प्राप्ति हेतु दूसरे पुष्प पर बैठता है, जिसकी वर्तिकाग्र नीचे लटकी होती है। तो कीट की पीठ वर्तिकाग्र से छू जाती है तथा परागण संपन्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक पौधा है, उसके ऊपर मान लो ये सोल्विया है, सोल्विया का एक पौधे का नाम है, ठीक है, सोल्विया एक पौधे का नाम है। तो पौधे का ये क्या है, जब इसके पुष्प पर कोई कीट आता है, मतलब खुशबू मान लो, कोई भी रीज़न होता है, किसी भी कारण से कीट आ सकता है उस पुष्प पर बैठने के लिए। तो जब वो पुष्प आता है इस पुष्प के ऊपर बैठने के लिए, चलिए ये आ गया पुष्प, तो उस पर जो परागकण होते हैं वो उसकी पीठ पर चिपक जाते हैं, और जब वही कीट दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है तो वो जितने परागकण हैं वह जाकर उस पुष्प के वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना है जो परागण संपन्न हो जाता है। ये इसे परागण कहते हैं। जब एक पुष्प से दूसरी पुष्प की तरफ परागण जाते हैं या ले जाए जाते हैं किसी भी माध्यम द्वारा, तो इसे ही परागण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे परागण संपन्न होगा वहीं से आपका फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो सातवां देख लेते हैं निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन पुष्पी पौधों में निषेचन को समझाइए। तो फर्स्ट आता निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद आता है पुष्पी पौधों में निषेचन। पुष्पी पौधों में निषेचन क्या होता है, परागण के बाद क्या है दोस्तों, परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन, ठीक है। परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। इस चरण में परागकणों में उपस्थित नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र तो फट जाते हैं और खुलकर विकसित परागनली में पहुंच जाते हैं। यह परागनली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है तथा नर युग्मक परागनली में चले जाते हैं। तब परागनली का ऊपरी सिरा फटता है तो बीजाणु खुल जाते हैं और नर युग्मक बाहर निकल आते हैं। बीजाणु नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं। यह निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है तथा यही युग्मनज अंत में भ्रूण बन जाता है, ठीक है। भ्रूण मतलब अंत में भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के बाद आगे भी पुष्प फल जो भी बनना हो वो बन जाता है। उसके बाद आता है सेल बेरिसनेरिया में परागण को समझाइए। तो बेरिसनेरिया जो एक पुष्प का नाम है, ठीक। सबसे पहले देख लीजिए, सॉरी बेरिसनेरिया एक पुष्प का नाम नहीं है, ये एक पौधे का नाम है, ठीक है, पौधे का नाम है, ठीक। और इसमें अब परागण समझाना है कि कैसे इस पर दूसरे उसी जाति के या उसकी दूसरी जाति के पौधे के परागकण इस पुष्प के इस जाति के सोल्विया के मतलब सने क्या लिखा हुआ है बेरिसनेरिया के बेरिसनेरिया के वर्तिकाग्र से टकराते हैं, मतलब आते हैं, जिसे परागण कहते हैं। तो इसमें कैसा होता है परागण, ठीक। तो सबसे पहले अपन देख लें, बेरिसनेरिया एक जलीय पादप है। अब जलीय पादप है तो इससे समझ में आ रहा है कि जब जलीय पादप है तो इसका भी निषेचन मतलब जो भी परागण इसी में होगा, जल में ही होगा, ठीक है, जल के माध्यम से होगा या फिर किसी दूसरे कीट के द्वारा होगा। तो बेरिसनेरिया एक जलीय पादप है जो ताजी फल पानी में पाया जाता है। इसमें नर पौधा अधिक मात्रा में नर पुष्प उत्पन्न करता है जो टूटकर बंद अवस्था में जल के सतह पर आ जाती है। वर्तिकाग्र 3 भागों में बटी रहती है। तैरते हुए नर पुष्प मादा पुष्प के पास आता है और मादा पुष्प के पास आता है और मादा पुष्प के संपर्क में आने से नर पुष्पों के परागकोश फट जाते हैं। उसके बाद परागण के बाद मादा पुनः बंद हो जाता है। जो मादा पुष्प होता है वो निषेचन के बाद पुनः बंद हो जाता है। इस प्रकार बने श्रेणी में जल परागण होता है, ठीक है। तो 9वां आ जाएगा स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर। तो स्वपरागण और नर परपरागण में कोई 3 अंतर। स्वपरागण यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। मतलब जो स्वपरागण है जो है एक ही पुष्प के
एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। और जो परपरागण है यह परागण एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, एक ही जाति के पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। उसके बाद दूसरा आता है, इसके लिए पौधा का द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस परागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके लिए कम परागणों की आवश्यकता होती है। जो स्वपरागण होता है मतलब वो खुद एक ही पुष्प से एक मतलब उसी जाति के पुष्प से होता है। जैसे अभी बेनिसनेरिया पुष्प पौधा है, उसका विकास भी उसके पौधे का मतलब बेनिसनेरिया पौधे के पुष्प का विकास भी उसी के द्वारा होता है। तो ये हो गया स्वपरागण का उदाहरण, मतलब बेनिसनेरिया में स्वपरागण होता है ताकि वो उसी जाति का है पौधा। ठीक, उसके बाद आता है, इसके लिए कम परागणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है, इसके लिए अधिक परागणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है, इसके लिए पौधे का आकर्षण बड़ा सुंदर मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके लिए पौधे का आकर्षण बड़ा सुंदर तथा मकरयुक्त होना आवश्यक है। जब भी पौधा सुंदर रहेगा तो दूसरा कीट क्या होगा कि आएगा, से इसकी सुंदरता को और अच्छा खुशबूदार होगा तो उस के ऊपर आएगा और बैठेगा तो वहीं से परागण संपन्न हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां। तो बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, तो आप ये बना लेना, ये जो चित्र है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 11, लघु बीजाणु जनन को संक्षेप में सचित्र समझाइए। लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु धानी में संपन्न होने वाली वह घटना है जिसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां स्थित होती हैं। चतुष्कोणीय दिखने वाले परागकोश की परिपक्व लघु बीजाणुधानी परागकोश की परिपक्व लघु बीजाणुधानी परागकोश कहलाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट आ जाता है, लघु बीजाणु की भित्ति में 4 स्तर होते हैं। बाहर से अंदर की ओर इसका क्रम होता है। एपिडर्मिस पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, उसके बाद तीसरी जो परत आती है मध्य परत, और चौथी कहलाती है टेपिटम, जो अभी देखी थी अपन ने, इसी को इंग्लिश के नाम दिए हुए हैं। उसके बाद चौथा आता है पॉइंट में लिखोगे तो याद करने में आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, पॉइंट में लिखना जब लिखना, क्योंकि याद करने में आपको आसान बन जाएगा। उसके बाद चौथा आता है, बीच में लघु बीजाणु जनन ऊतक होता है जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट में लघु बीजाणु धानी में अनेक मात्र कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद आता है विभाजन। तो विभाजन इसका कैसा होता है आप देख सकते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है अपना 14वां। उसके बाद 12वां, और अभी आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन था अपना 11वां है, और 12वां 13वां मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम में को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट आता है 14वां, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी अपन इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना। अब सही से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। ठीक, अब ऐसा नहीं होगा, अपन जल्दी वीडियो समाप्त करेंगे। जितनी कोशिश है मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी ही वीडियो बने, थोड़ी छोटी सी ही बने, लेकिन वो बन जाती है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको आप लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद आता है 15वां, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। उसके बाद आता है परागण, जब किसी पुष्प का परागण एक ही पुष्प में दूसरे पुष्प के वर्तिका क्रम में पहुंचता है या ले जाया जाता है तो वह क्रिया परागण कहलाती है। परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, यह परागण है जिसमें पुष्प का परागण उसी के पराग द्वारा होता है। उसके बाद आता है परपरागण। परपरागण यह वह परागण है जिससे उसी पौधे के 2 पुष्पों के उसी के 2 पुष्पों के बीच होता है। इसके बाद आता है 16वां आता है दृढ़ निषेचन या त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। दृढ़ निषेचन सबसे पहले देखते हैं। एक ही भ्रूणपुष्प में 2 संलयन, मतलब संलयन का अर्थ होता है निषेचन। एक ही पुष्प में जब 2 संलयन होना दृढ़ निषेचन कहलाता है। उसके बाद आता है, इसका आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला बना लीजिए। उसके बाद त्रिसंलयन, एक ही नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्र की मिलने को त्रिसंलयन कहते हैं। उसके बाद आता है, ये नोट लिख लेना है थोड़ा यहाँ पर, एक परागण में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब है एक नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्र के मिलने को त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 7वां,
भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के कार्य लिखिए। तो सबसे पहले भ्रूणपोष देख लेते हैं। ऐसी रचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है भ्रूणपोष कहलाती है। मतलब जो भ्रूण होता है उसको जो भोजन देता है वही भ्रूणपोष भ्रूणपोष कहलाता है। उसके बाद आता है भ्रूणपोष। ऐसी रचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, पोषण मतलब भोजन प्रदान करती है, उसी को ही भ्रूणपोष कहते हैं। उसके बाद आता है आवृतबीजीय पौधों में द्विनिषेचन क्रिया में नर युग्मक 1 एवं नर युग्मक सेकंड एवं द्वितीय केंद्रक के संलयन के बाद बनी त्रिगुणित रचना से भ्रूणपोष बनता है। यह एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे भोजन संग्रहित रहता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद आता है भ्रूणपोष के कार्य। तो भ्रूणपोष का कार्य ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य कार्य विकसित हो रहे भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करना होता है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है यह त्रिगुणित होता है, यह बीजों में पाया जाता है और यह भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे भ्रूणपोष के ऊपर। तो ठीक है, भ्रूणपोष के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे तो मैंने बता दिए आसानी से। ठीक, उसके बाद आता है 18वां बीजांड में बीज बनने में होने वाले परिवर्तन को संक्षेप में समझाइए। तो बीजांड में बीज बनने में होने वाले परिवर्तन को मतलब जब बीजांड में बीज बनता है तो उसमें परिवर्तन होने के बाद क्या क्या बन जाता है। देखिए बीजांड में बीज के पहले जो बीज था उसमें बीजांड था, तो वह बीजांड आगे चलकर बीज बन गया और जो अध्यावरण था अध्यावरण आगे जाकर बन जाता है कवच। मतलब बीज के पहले और बीज में परिवर्तन होने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद जो बाहरी मध्यावरण होता है वो आगे जाके टेस्टा कहलाता है और जो आंतरिक अध्यावरण होता है वो आगे जाके टैगमैन कहलाता है। उसके बाद जो बीजांड काय होता है वो आगे जाकर के क्या बन जाता है, प्राय समाप्त हो जाता है, असमाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बनता है परिवर्तन के बाद एक बीज में। ठीक, उसके बाद बीज में परिवर्तन के बाद बीजांड व्रंत होता है। जो बीजांड व्रंत में बीज व्रंत अथवा गिर जाता है, बीज या फिर बीज व्रंत होता है वो बीज व्रंत ही रहता है या फिर गिर जाता है। एंड नेक्स्ट जो आता है बीज व्रंत क्या बन जाता है, जो बीज व्रंत होता है वह बीज व्रंत ही रहता है या फिर गिर जाता है। उसके बाद आता है बीजांड द्वार ही रहता है। उसके बाद एक अन्य कोशिका भ्रूणपोष बन जाता है। उसके बाद आता है ध्रुवीय केंद्रक, तो ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणपोष बन जाता है। उसके बाद जो तीसरा आता है प्रतिमुखी कोशिकाएं, जितनी प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इतना जो परिवर्तन आ जाता है बीजांड में बीज बनने तक का पूरा सफर में इतने जो है परिवर्तन आ जाते हैं। उसके बाद आता है 19वां फल किसे कहते हैं? स्फुटन के आधार पर फलों के प्रकार लिखिए। तो परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। तो इसका जो आपको हो जाएगा फल किसे कहते हैं और आधार फलों के प्रकार, स्फुटन के आधार पर फलों के प्रकार लिखना है। तो ये भी हम आपको बता देंगे, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। तो हम टीचर से बात करेंगे बहुत सारे, वो बता देंगे, अभी मुझे तो इसका आंसर पूरा नहीं पता। स्फुटन के आधार पर फलों के प्रकार, पहले तो स्फुटन क्या कहलाता है ये पता करना पड़ेगा। उसके बाद अपन आगे देखते हैं 20वां असंग जनन क्या है, इसके प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। असंग जनन लैंगिक जनन जैसा प्रतीत होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। असंग जनन लैंगिक जनन द्वारा प्रतीत होने वाला एक प्रकार का लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन की नकल करने वाली यह है ऐसी अलैंगिक विधि है जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। मतलब युग्मकों के संलयन के बिना ही, संलयन मतलब निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। चलो ठीक है, और आगे भी आप स्क्रीनशॉट कर लेना और जितना भी है आप अच्छे से लिख लेना। उसके बाद आता है इतना पूरा आता है, दूसरा पॉइंट आ जाए अनिषेक बीजता। इतने हैं जो अपने पूरे समाप्त हो जाते हैं, आप पूरा लिख लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे भी लंबी हो चुकी है, अब जो लंबी हो रही है उसको और लंबी करने में क्या फ़ायदा, कम से कम बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो, तो अब क्या ही होगा। अगर आपको वीडियो बोरिंग नहीं लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर यहाँ पर हमने सबकी सॉल्यूशन बता दिए, आगे का सॉल्यूशन आप कमेंट करिए, हम जल्द ही डाल देंगे। ठीक है, आप कमेंट में कर दिया करो, आप तो बताते नहीं हो तो मैं डालता नहीं हूँ, आप कमेंट में बोलो मैं डाल दूँ अगला वाला। ठीक है, तो आपने कहा था, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आगे का सॉल्यूशन लाओ, आगे का सॉल्यूशन लाओ सर, आगे का सॉल्यूशन। तो आगे का सॉल्यूशन अब आ चुका है, आप इसको करिए, और आगे का चाहिए तो फिर बताओ। ठीक है, थोड़ा देर में आया लेकिन आ गया।
ठीक है। चैप्टर 1 सॉल्यूशन देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है बायोलॉजी चैप्टर 1 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। एंड तो अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक तो ज़रूर ही कर देना भाई, और उसके बाद आता है सब्सक्राइब तो कर ही देना। वो नीचे लाल कलर देखो, आप वीडियो देख रहे होगे तो नीचे वो सब्सक्राइब लिखा होता है लाल कलर में, SC जो भी है उसकी जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसको आप दबा देना, ठीक है। और उसके बाद आता है लाइक तो करना जानते हो, नीचे लाइक का बटन होगा अंगूठा उस पर दबा देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना है। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।